1946 एक ऐसा साल जो इंडिया की इंडिपेंडेंस से सिर्फ एक साल पहले था, लेकिन इस साल ने देश के फ्यूचर को शेप करने में एक क्रिटिकल रोल प्ले किया। एक ऐसा साल जहां एक तरफ आजादी का सपना देखा जा रहा था, वहां दूसरी तरफ नफरत की आग जलने लगी थी। एक ऐसा साल जहां लक्ष्य एक था पर रास्ते अलग। आइए देखते हैं 1946 के कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट्स जो फ्रीडम फाइटर्स के बीच इंटेंस डिस्कशंस और टेंशंस का कारण बन गए थे। क्या ये सिर्फ डिस्कशंस थे या पावर पॉलिटिक्स का खेल? आज हम खोलेंगे हिस्ट्री के पन्नों को और समझेंगे 1946 के संघर्ष को। 16 अगस्त 1946 एक ऐसी डेट जो हमेशा के लिए हिस्ट्री के काले पन्नों में दर्ज हो गई। इस दिन ने भारत के इतिहास में एक गहरा निशान छोड़ दिया। एक ऐसा दिन जब कलकत्ता की सड़कों पर खून की नदियां बह चली, लोग अपने ही शहर में अजनबी बन गए थे। ये था डायरेक्ट एक्शन डे, मुस्लिम लीग का पाकिस्तान के लिए एक खुला चैलेंज। मोहम्मद अली जिन्नाह ने इस दिन को एक निर्णायक मोड़ के रूप में देखा। लेकिन क्या ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट था या इसके पीछे कुछ और ही मकसद छुपा था, या फिर प्लान्ड वायलेंस थी? क्या ये एक सोची समझी साजिश थी? क्या ये मुस्लिम लीग का एजेंडा था या फिर ब्रिटिशर्स का एक हिडन गेम प्लान? क्या अंग्रेजों ने इस आग में घी डाला? हजारों बेगुनाह लोग मारे गए, उनके परिवारों ने अपनों को खो दिया, लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा, वे शरणार्थी बन गए अपने ही देश में। क्या ये था आजादी का सही मतलब? क्या यही वो स्वतंत्रता थी जिसकी हम कल्पना कर रहे थे? क्या ये थी वो आजादी जिसके लिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स लड़ रहे थे? क्या उनके बलिदान का यही परिणाम था? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसके जिम्मेदार कौन थे? किसकी गलती थी ये? क्या सिर्फ मुस्लिम लीग ही रिस्पॉन्सिबल थी या फिर कांग्रेस की पॉलिसीज में भी कोई कमी थी? क्या कांग्रेस ने सही कदम उठाए? क्या ब्रिटिशर्स ने इस वायलेंस को रोकने के लिए कोई कोशिश की, या वे सिर्फ तमाशा देख रहे थे? डायरेक्ट एक्शन डे एक ऐसा दाग है जो इंडिया के हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल गया। इस दिन ने हमारे देश की दिशा और दशा दोनों को प्रभावित किया। एक तरफ थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी। ये तीनों नेता एक ऐसे भारत का सपना देख रहे थे जहां हर धर्म और समुदाय के लोग एक साथ मिलकर रहें। दूसरी तरफ थी मुस्लिम लीग, जिसका कमांड था क्वेड-ई-आजम मोहम्मद अली जिन्ना के हाथों में। जिन्ना का मानना था कि मुस्लिम्स को एक अलग राष्ट्र की जरूरत है जहां वे अपनी पहचान और अधिकारों की रक्षा कर सकें। दोनों ही पार्टीज आजादी चाहती थी, लेकिन क्या दोनों के सपने एक थे? कांग्रेस का सपना था एक ऐसा इंडिया जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलजुल के रहे। एक ऐसा इंडिया जहां सबको इक्वल राइट्स मिले। एक ऐसा इंडिया जहां सबको इक्वल राइट्स। लेकिन मुस्लिम लीग का एजेंडा कुछ और था। वो चाहती थी पाकिस्तान एक अलग मुस्लिम नेशन। जिन्ना का मानना था कि मुस्लिम्स को एक अलग राष्ट्र की जरूरत है जहां वे अपनी पहचान और अधिकारों की रक्षा कर सकें। वो चाहती थी पाकिस्तान एक अलग मुस्लिम नेशन। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये डिमांड जस्टिफाइड थी? क्या मुस्लिम्स को इंडिया में इनसिक्योर फील हो रहा था, या फिर ये ब्रिटिशर्स का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का एक नतीजा था? ब्रिटिशर्स ने हमेशा से ही भारत को बांटने की कोशिश की थी ताकि वे आसानी से शासन कर सकें। हम एक ऐसा भारत चाहते हैं जहां सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर रहे। ये हमारा सपना है। एक ऐसा भारत जहां हर किसी को समान अधिकार मिले और कोई भी भेदभाव न हो। लेकिन हमारे लिए पाकिस्तान जरूरी है, क्योंकि मुस्लिम्स को अपना अलग मुल्क चाहिए। एक ऐसा मुल्क जहां वे अपनी पहचान और अधिकारों की रक्षा कर सकें। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच का टेंशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। नेहरू और जिन्ना के बीच बिटर आर्ग्यूमेंट्स होते थे। दोनों ही लीडर्स अपने अपने विचारों पर अड्डे हुए थे और किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं थे। गांधी जी दोनों पार्टीज को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्या उनकी आवाज कोई सुन रहा था? गांधी जी का मानना था कि एकता में ही शक्ति है और भारत को एकजुट रहना चाहिए। क्या ये सच में दो आइडियोलॉजीज की लड़ाई थी या फिर पावर पॉलिटिक्स का खेल? क्या कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लीडर्स सच में अपने कम्युनिटी की परवाह करते थे या फिर अपनी पर्सनल एम्बिशंस के लिए देश को बांट रहे थे? ये सवाल आज भी हमारे लिए रेलेवेंट है। क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि रिलीजन के नाम पर पॉलिटिक्स होती है। क्या हमने इतिहास से कुछ सीखा है या फिर वही गलतियां दोहरा रहे हैं? इस पूरे सिनेरियो में एक शख्स ऐसे थे जो अहिंसा के पथ पर चलते हुए नफरत की आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। वो शख्स थे महात्मा गांधी, जिन्होंने अपने जीवन का हर पल देश की सेवा और समाज में शांति स्थापित करने के लिए समर्पित कर दिया। वो थे महात्मा गांधी, फादर ऑफ द नेशन,
जिन्होंने अपने सिद्धांतों और विचारों से लाखों लोगों को प्रेरित किया। मुझे विश्वास है कि हिंदू और मुस्लिम एक दिन फिर से भाई भाई बनेंगे। हम सब एक हैं और हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। गांधी जी ने कई बार हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए फास्टेस किए। उनके ये उपवास न केवल उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाते थे, बल्कि समाज को एकजुट करने का उनका प्रयास भी थे। वो दूर दराज के इलाकों में गए जहां कम्युनल वायलेंस हो रही थी और लोगों से अमन की अपील की। उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि लोग शांति और सद्भावना के मार्ग पर चलें। लेकिन क्या उनकी बात का कोई असर हुआ? क्या लोग उनकी अपील को समझ पाए? क्या ये सच है कि गांधी जी की पॉपुलैरिटी कम हो रही थी? क्या लोग उनके विचारों से दूर हो रहे थे? क्या लोग उनकी बात अब नहीं सुनना चाहते थे? या फिर समाज में बदलाव की लहर इतनी तेज थी कि गांधी जी की आवाज दब गई? या फिर यह कहना गलत होगा कि गांधी जी अकेले पड़ गए थे? क्या उनके साथ चलने वाले लोग कम हो गए थे? इस बात में कोई शक नहीं है कि गांधी जी ने अपनी पूरी जिंदगी हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए लगा दी। उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि समाज में एकता और भाईचारा बना रहे। लेकिन क्या वो अपने मिशन में सक्सेसफुल हो पाए? क्या उन्होंने अपने सपनों का भारत बना पाया? क्या वो इंडिया को बंटवारे से बचा पाए? क्या उनका सपना अधूरा रह गया? ये सवाल आज भी हमारे जहन में घूमते हैं। हम आज भी इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि नफरत की आग कभी कभी भड़क उठती है। समाज में आज भी वैमनस्य और हिंसा की घटनाएं होती रहती हैं। क्या हम गांधी जी के सपनों का इंडिया बना पाए? क्या हम उनके आदर्शों पर चल पाए? ये सवाल आप सभी से है। क्या हम गांधी जी के सपनों को साकार कर पाएंगे? ये जिम्मेदारी हम सब की है। चैप्टर 4, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आईन-ए-गुप्त कहानी। 1946 में एक नाम ऐसा भी था जो हर हिंदुस्तानी की जुबान पर था। एक ऐसा नाम जो आग लगा देता था ब्रिटिशर्स के दिल में। वो नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। नेताजी ने आजाद हिंद फौज बनाई थी और ब्रिटिशर्स के खिलाफ जंग का ऐलान किया था, लेकिन 1945 में उनकी प्लेन क्रैश में डेथ हो गई। या फिर ये कहानी सिर्फ छुपाने के लिए बनाई गई थी? क्या नेताजी सच में मर गए थे या फिर वो जिंदा थे? क्या वो रशा में छुपे हुए थे या फिर कोई और ही सच था? ये सवाल आज भी अनआंसर्ड है। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि नेताजी की आइडियोलॉजी, उनका जज्बा, उनका जुनून, वो आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल में जिंदा है। चैप्टर 5, कैबिनेट मिशन प्लान आजादी या फिरंगी जाल। ब्रिटिशर्स जो सालों से इंडिया को लूट रहे थे, अब उनके पांव उखड़ने लगे थे। दूसरी तरफ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इंग्लैंड की हालत खराब हो चुकी थी। ऐसे में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया जिसका नाम था कैबिनेट मिशन प्लान। इस प्लान के तहत इंडिया को एक इंडिपेंडेंट डोमिनियन बनाने का वादा किया गया। लेकिन क्या यह सच में इतना सिंपल था, या फिर ये ब्रिटिशर्स की एक चाल थी जिससे वो इंडिया को और कुछ सालों के लिए अपने कब्जे में रख सके? कैबिनेट मिशन प्लान में कई लूप होल्स थे। इस प्लान में इंडिया को कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं बनाया जा रहा था। इसके साथ ही इस प्लान में हिंदू मुस्लिम यूनिटी को लेकर भी कई एम्बिग्विटीज थी। क्या ये प्लान सच में इंडिया की बेटरमेंट के लिए था या फिर ये ब्रिटिशर्स का एक हिडन एजेंडा था? चैप्टर 6, क्विट इंडिया मूवमेंट की लेगेसी। आग अभी बुझी नहीं थी। 1942 एक ऐसा साल जब महात्मा गांधी ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्विट इंडिया मूवमेंट चालू किया था। डू और डाई का नारा दिया था। इस मूवमेंट ने ब्रिटिशर्स की नींव हिला दी थी। 1946 में भले ही क्विट इंडिया मूवमेंट खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी आग अभी भी हर हिंदुस्तानी के दिल में जल रही थी। आजादी का जज्बा और भी मजबूत हो गया था। ब्रिटिशर्स को यह बात समझ आ चुकी थी कि अब वो इंडिया को ज्यादा दिन तक गुलाम नहीं रख सकते, लेकिन वो जाना नहीं चाहते थे। क्या क्विट इंडिया मूवमेंट की वजह से ही ब्रिटिशर्स को इंडिया छोड़ना पड़ा? क्या ये मूवमेंट इंडिया की आजादी का टर्निंग पॉइंट थी? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैप्टर 7, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी। समुंदर भी उबल पड़ा। फरवरी 1946 मुंबई का समुंदर भी उबल पड़ा। रॉयल इंडियन नेवी के जवानों ने ब्रिटिश ऑफिसर्स के खिलाफ बगावत कर दी। ये म्यूटनी ब्रिटिश राज की नींव हिला देने वाली साबित हुई। क्या ये म्यूटनी स्पॉन्टेनियस थी या फिर इसके पीछे कोई और ताकत काम कर रही थी? क्या कांग्रेस या मुस्लिम लीग का इसमें कोई रोल था? ये म्यूटनी ब्रिटिशर्स के लिए एक आंख खोल देने वाली घटना थी। इससे यह साबित हो गया था कि अब ब्रिटिश राज के दिन गिने चुने रह गए हैं। चैप्टर 8, आजादी की दस्तक। क्या तैयार था हिंदुस्तान? 1946 का साल खत्म होने वाला था। आजादी की दस्तक सुनने लगी थी, लेकिन क्या
हिंदुस्तान आजादी के लिए तैयार था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई थी। कम्युनल वायलेंस बढ़ती जा रही थी। देश दो फाड़ होने की कगार पर खड़ा था। ऐसे में क्या फ्रीडम फाइटर्स का बलिदान व्यर्थ जाएगा? क्या इंडिया गांधी जी के सपनों का इंडिया बन पाएगा? ये सवाल हर हिंदुस्तानी के जहन में घूम रहे थे। आउटरो 1946 अ न्यू डॉन। तो ये थे कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट्स जो 1946 में हुए और जो इंडिया की इंडिपेंडेंस के जर्नी को शेप करने में क्रिटिकल थे। ये साल फ्रीडम फाइटर्स के लिए काफी चैलेंजिंग था, लेकिन इन्हीं चैलेंजेस ने एक नई आजाद भारत की नींव रखी। 1946 एक ऐसा साल था जहां एक तरफ आजादी का जश्न मनाया जा रहा था तो दूसरी तरफ नफरत की आग भी भड़क रही थी। ये एक ऐसा साल था जहां खुशी के साथ साथ गम के आंसू भी थे। जय हिंद।